नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अशोक वैदिक और अपने ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये वीडियो मैं आपको जो बना रहा हूं इसके पीछे इसका विषय है मैरिज से। आजकल शादियों का समय चल रहा है और शादी की उम्र हो बच्चों की, चाहे कन्या हो चाहे लड़का हो, और शादी ना हो तो माँ बाप के लिए विशेष कष्ट हो जाता है। शादी समय पे होना, मैं तो ये कहता हूँ सभी काम समय पर होना अनिवार्य है। समय निकल जाने से फिर किसी काम का कोई आनंद नहीं बचता है। मेरे पास भी अनेकों लोग आते रहते हैं इस संबंध में जानकारी करने के लिए। तो जो मैंने स्टडी किया है अब तक, मेरा जो अध्ययन है उसको आपसे साझा करता हूँ। इस विषय में आपने अन्य बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये जानकारी भी आप सराहेंगे और आपको अच्छी लगेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर ज्योतिष में अधिकतर लोग जो चर्चा करते हैं वो मंगलिक की करते हैं। जैसे ही किसी की शादी न होने का विषय सामने आता है तो मंगल को देखना प्रारंभ कर देते हैं कि ज्योतिषी में कहीं मंगली तो नहीं है। मंगल के नियम आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो जन्मपत्री में मंगली दोष माना जाता है। सबसे पहले ये समझना बहुत अनिवार्य है कि ये मंगल दोष है क्या, आखिर मंगलिक है। कुछ लोग इसे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ लोग मांग मंगली, पाग मंगली, अब लोगों ने एक नाम और रख लिया है आंशिक मंगली। आंशिक मंगली है। कुछ लोग तो कहते हैं साहब हमारा बच्चा मंगली ही नहीं है, और पंडित जी ने कहा है तो मंगली नहीं है, आंशिक मंगली है। इस तरीके की बहुत सारी चर्चाएं। कोशिश करूंगा कि सबका उत्तर मिल पाए इस वीडियो के माध्यम से। तो मंगली में मंगल का विषय समझिए सबसे पहले कि मंगलिक होता क्या है। मंगल स्वभाव से, और मंगल का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और मंगल वीर रस का कारक ग्रह माना जाता है। जबकि हमारा जो विवाह है उस विवाह का संबंध शुक्र से होता है। शुक्र जो है श्रृंगार रस का कारक ग्रह माना जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि श्रृंगार रस और वीर रस ये दोनों आपस में कभी मैच नहीं कर सकते। श्रृंगार रस अर्थात उत्तेजना का कारक, हर समय क्रोध, अब एकदम टाइट आदमी रह रहा है, सेना में जितने लोग होते हैं, आर्मी में जितने लोग होते हैं, सबका वीर रस एकदम परिपूर्ण रखा जाता है। और श्रृंगार रस एकदम हंसी खुशी का माहौल, हर समय पोलाइटली नेचर, हंसना खेलना बोलना, इन दोनों में आपस में समता नहीं है, विषमता है। मंगल जब चतुर्थ स्थान में चला जाता है या प्रथम स्थान में हो जाता है या सप्तम स्थान में हो जाता है तो बाकी तो बहुत डिटेल में भी चर्चा की जा सकती है, दृष्टि संबंध वगैरह वो सब, लेकिन ज़्यादा मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, बहुत सरलता से समझा दूंगा। तो इन भावों में जब मंगल बैठता है तो वो मांगलिक दोष कहलाता है। और मंगल जो है हमारे दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। दाम्पत्य जीवन को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो अन्य चीज़ों को भी प्रभावित करता है। हमारे जीवन में अन्य ऐशो आराम जो भी होते हैं उन सबको प्रभावित करता है। या तो वो प्राप्त नहीं होने देता है, और प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसका उपभोग समय से नहीं करते और अन्य चिंताओं में व्यस्त रहते हैं। अब इसके अतिरिक्त दूसरी बात भी आती है कि मंगल दोष इसका कट रहा है या नहीं कट रहा है। लोग कहते हैं भाई इसका मंगल दोष कट रहा है। शास्त्रों में भी ऐसी बात आई है, प्रमाणिक बात है। अगर कहते हैं तो वो गलत नहीं कहते हैं। राहु के साथ मंगल हो, केतु के साथ मंगल हो, शनि के साथ मंगल हो तो मंगल दोष का समन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंगल दोष इसमें प्रभावी नहीं है, परंतु देखने में इससे कुछ विपरीत परिणाम भी प्राप्त होते हैं। जैसे मंगल के साथ यदि शनि होगा तो शनि भी गर्म ग्रह है, मंगल भी गर्म ग्रह है, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं गर्मी बढ़ाएगा। राहु के साथ मंगल होगा तो अंगारक दोष बना देगा। केतु के साथ भी मंगल होगा तो केतु मंगलवत ही होता है, तो केतु मंगल के प्रभाव को और भी बढ़ा देता है। तो मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि ये इसका समाधान नहीं है। ये तो एक कॉमन सी बात है, मांगलिक दोष पर सभी जानते हैं। तो इस विषय में मेरा तो मानना यह है कि मांगलिक बच्चे का विवाह दूसरे मांगलिक बच्चे से ही किया जाए, इसके अतिरिक्त और कोई समाधान इसका नहीं है। कई बार देखने में ऐसा भी आता है
कि विवाह में विलम्ब हो रहा होता है। तो विवाह में विलम्ब के लिए भी सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि मांगलिक दोष होने पर मांगलिक से विवाह करना ही चाहिए, परंतु उससे पहले विवाह हो जाए और कुशल उसका जीवन साथी मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा जीवन साथी मिल जाए। उसके लिए मांगलिक दोष की शांति भी करा लेनी चाहिए, जिससे विवाह में आने वाले विघ्न खत्म हो जाते हैं। ये तो रही मांगलिक दोष की चर्चा। कई बार ऐसी जन्म पत्रियां भी सामने आती हैं जिसमें ना तो मांगलिक दोष है ना अन्य कोई दोष है। फिर क्या करें, उसमें दोष ढूंढ के निकाल देते हैं लोग। बोले साहब शनि बैठा हुआ है सप्तम भाव में, अमुक अमुक बातें करते हैं जो ठीक नहीं है। तो कई बार मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो यह है कि कई बार व्यक्ति के ग्रह इतने आपस में मिसमैच होते हैं कि वो उसे वैवाहिक परिधि तक पहुंचने ही नहीं देते, अर्थात डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे किसी का अगर दसम भाव बहुत ज़्यादा प्रभावित है, पंचम भाव भी प्रभावित है, तो व्यक्ति का पिता इस तरीके के स्वभाव का व्यवहार का होगा कि वो शादी करते समय जो उसकी वार्तालाप होगी, बोलने चलने का तरीका होगा, वो सामने वालों को कम पसंद आएगा और वो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार से ही तुरंत बचना प्रारंभ कर देंगे। बोले ये तो ठीक नहीं है। कई बार बच्चे में स्वयं इस तरीके की व्यवहार देखने को मिलता है कि उसका मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ यदि कहीं बुध उसका है और ख़ास करके पंचम भाव में है या लग्न में है या किसी तरीके का कोई ऐसा दोष बन रहा है कुंडली के अंदर, ऐसे ग्रह मिसमैच हो रहे हैं जो आपस में बिल्कुल शत्रु हैं या आपस में बिल्कुल विषमता है उनके अंदर, तो व्यक्ति का जो सिद्धांत होता है, जो उसकी बोलचाल होती है, जो उसका प्रेजेंटेशन होती है, वो इतनी गड़बड़ा जाती है कि उससे देखते ही सामने वाले लोग ये समझ जाते हैं कि आप ठीक इंसान नहीं हैं। जैसे आप कोई ऐसी बात बोल गए जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, कोई आपने डिमांड कर दी या कुछ ऐसा कुछ भी आप बोल जाएंगे, व्यवहार कुछ ऐसा कर जाएंगे कि सामने वाले जो व्यक्ति होंगे वो 2 मिनट में आपको समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। तो वहाँ भी कई बार बात बिगड़ जाती है। मैंने कई ऐसी जन्म पत्रियाँ भी अपने जीवन में देखी हैं कि जिनकी उम्र बहुत हो गई है, जैसे 80 के आसपास के हैं। अभी लेटेस्ट एक मेरे पास एग्जाम्पल है कि 71 की एक जन्म पत्री आई। उस 71 में ना तो मंगल दोष है ना कुछ है, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। तो वो बहुत जगह घूम के पास मेरे पास आए, तो मैंने उसमें भी ये प्रकाश डाला कि भाई इनका जब समय था विवाह का, उस समय इन्होंने विवाह नहीं किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि कर्म और भाग्य कोई अलग अलग नहीं है, एक ही सत्ता है। जैसे बारिश जब पड़े और बारिश में आपने घड़ा रख दिया और घड़ा उल्टा रख दिया, अब वो घड़ा तो भरेगा नहीं। अगर घड़े को ऊपर करके रखेंगे, उसका मुंह ऊपर कर देंगे आसमान की तरफ, तो बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाएगा। तो जब आपका विवाह का समय चल रहा हो या ग्रह अनुकूल हो, तो आपको उस समय विवाह कर लेना चाहिए। इसी को ज्योतिष के माध्यम से जब आप पूछने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि साहब विवाह का योग है या नहीं है। अगर पंडित जी कह रहे हैं कि विवाह का योग है, तो उस समय आपको विवाह के लिए प्रयत्न करना चाहिए ज़रूर। जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है उस समय उसके लिए प्रयत्न करना भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप उस तरफ प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जब आपका समय चल रहा था, जब आपके लिए रिश्ते आ रहे थे, उस समय आप किन्हीं कारणों से उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे और अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, अब आप ज्योतिष दिखाते डोल रहे हैं, ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार बहुत ज़्यादा मतभ्रम हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके की परिस्थितियाँ आने से पूर्व ही आप किसी न किसी योग्य ज्योतिषी से मिलें और उससे ये पता करें कि आखिर कमी है कहाँ और उस कमी को जानें। ज़रूरी नहीं कि मांगलिक दोष के कारण ही आपका विवाह संपादित नहीं हो पा रहा हो। कई बार आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन भी उसके अंदर कारण बन जाती है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है। आपने कोई ऐसी अपनी एक भूमिका बना ली, अपने मन में कुछ इस प्रकार की कोई तस्वीर डिजाइन कर ली सामने वाले पक्ष के लिए, लड़की है तो लड़के के लिए, लड़का है तो लड़की के लिए, परिवार के लिए। तो वो एक कारण, इतना बड़ा कारण बन जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब अनमैरिड रह गए और बहुत सारी समस्या हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा यदि आपको समझ में आए तो, और आगे सुझाव भी आमंत्रित है।